एक जीवंत प्री स्कूल या आंगनवाड़ी के बारे में सोचें, जहां सभी छोटे बच्चे खुश हैं। इसे सरल रखें, सुरक्षित रखें, साफ रखें और व्यवस्थित रखें। तो बस प्री स्कूल या आंगनवाड़ी के स्थान के बारे में सोचें और योजना बनाएं कि आप इसे किस तरह से व्यवस्थित और कैसे इसकी साज सज्जा कर सकते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कम लागत और बिना लागत वाली सामग्री का उपयोग करके रुचि क्षेत्रों या गतिविधि क्षेत्रों को कैसे डिज़ाइन किया जाए। यदि आप बच्चों को सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्री स्कूल या आंगनवाड़ी का परिवेश तैयार करते हैं, तो आपके बच्चों की सीखने की प्रगति का निरीक्षण करना बहुत आसान हो जाता है। हमारे साथ 2 शिक्षक मौजूद हैं, पूनम और रीना। ये NCERT के लैब स्कूल से हैं। आइए हम उनसे इस बारे में कुछ विचार साझा करते हैं। अब साझा करने के लिए कहें कि ये आमतौर पर अपने प्री स्कूल के परिवेश को डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं। मेरा मतलब है कि ये गतिविधि क्षेत्र कैसे बनाते हैं। रीना, आप मुझे बताएं कि आप अपने गतिविधि क्षेत्र को कैसे बनाते हैं। जी मैम, आमतौर पर हम कुछ बड़े गत्ते के डिब्बे इकट्ठे करते हैं, जैसे जूते के डिब्बे या कुछ और तरह के डिब्बे। फिर हम उन डिब्बों को एक्टिविटी डिब्बों के रूप में बदल देते हैं। रीना, आप इसको ज़रा विस्तार से बताएं प्लीज़। जी मैम, मैं इन डिब्बों को अलग अलग नामों से लेबल कर देती हूँ, जैसे मेरा बिल्डिंग ब्लॉक्स बॉक्स या डिब्बा, मेरा गुड़ियों का डिब्बा, मेरा पढ़ने का डिब्बा, और इसी तरह मेरा लिखने का डब्बा, मेरी पजल्स का डब्बा, मेरा अंकों का डिब्बा। इस तरह से मैं डब्बों को लेबल करके रख देती हूँ। फिर उन डिब्बों के लिए सामग्री और खिलौने एकत्रित करती हूँ। इकट्ठा हो जाने के बाद मैं उन्हें बांट कर छांट कर उन डिब्बों में भर देती हूँ। और जब बच्चे उनसे खेलते हैं तो बच्चों को विशेष रूप से ये कहती हूँ कि लेबल किए हुए डब्बे में सामान को वापस रखें। बहुत अच्छी रीना। अच्छा पूनम, आप बताएं कि इन जो खेल सामग्री इनका आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। जी बिल्कुल मैम, हम बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से ये डिब्बे एवं टोकरियाँ कक्षा में निर्धारित स्थानों पर रखते हैं। फिर बच्चों को फ्री प्ले टाइम में ये सामग्रियाँ दी जाती हैं, जिनसे बच्चे खेलते हैं और खेलने के बाद वह निश्चित रूप से जो डिब्बा जिस एक्टिविटी के लिए बना है वो सामान उसी में रखते हैं। इस प्रकार से हर एक एक्टिविटी बॉक्स के इर्द गिर्द 4 से 5 बच्चे बैठते हैं और इन सभी सामग्रियों से खेलते हैं। यह वाकई बहुत दिलचस्प है। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि किस तरीके से बच्चे इस एक्टिविटी बॉक्स में से खिलौने निकाल कर खेलते होंगे। लेकिन मुझे बताएं कि इन गतिविधि बॉक्स में आप विविधता कैसे लाती हैं। मैम, इसके लिए जो मैंने अपने बॉक्स या डिब्बे बनाए हुए हैं, उनमें जो मैंने सामग्री और खिलौने रखे हैं, उन्हें 10 दिनों के बाद बदलते रहते हैं। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे मेरे किताबों का बॉक्स है, या कह लीजिए कि कहानी की किताबों का जो डिब्बा है, उसमें रखी कुछ किताबों को मैं 10 दिन के बाद बदल देती हूँ। मैं यहाँ बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरह से हम कम जगह का बहुत ही खूबसूरती से सदुपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से हम नए नए एक्टिविटी बॉक्सों के बारे में भी सोच सकते हैं, जिससे बच्चों को अधिक से अधिक नए खेल खेलने का मौका मिलता है। सच में इन डिब्बों में खोजने के लिए बहुत कुछ है, जांच करने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है और बच्चों को व्यस्त और खुश रखने के लिए बहुत कुछ है। पूनम, क्या आप कुछ उदाहरण मुझे देंगे? कुछ उदाहरण देके ज़रा विस्तार से बताएं कि आप कम लागत में किस तरीके से अच्छी खिलौने या खेल सामग्री आप बना सकती हैं। जैसा कि रीना मैम ने पहले ही बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और ऐसी वस्तुओं के नाम बताऊंगी जो कम लागत वाली हैं, जैसे अंडे के कार्टन बॉक्स, फलों के बॉक्स, आइस ट्रे आदि। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम गतिविधियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अंडे के बॉक्सों को हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों जैसे कंकड़, पत्थर आदि इन सभी चीज़ों से भर सकते हैं। इन्हें बच्चे अलग अलग एवं छांटने की क्रियाएं करते हैं और इस प्रकार से हम जान पाते हैं कि बच्चे वर्गीकरण करना
सीख रहे हैं। पूनम, इससे निरंतर आकलन में बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से सामग्री का उपयोग कैसे कर पा रहे हैं और वे अपनी अवधारणाओं और दक्षताओं में कैसे प्रगति कर रहे हैं। और आपके लिए अपनी गतिविधि बास्केट या एक्टिविटी डिब्बों में संशोधन लाना बहुत आसान हो जाता है। जब कक्षा की दीवारों की सजावट की बात आती है तो आप मुझे बताएं कि कक्षा की दीवारों को आप कैसे सजाती हैं? उनको प्रिंट समृद्ध या संख्या समृद्ध आप किस तरीके से बनाती हैं? कक्षा की दीवारों पर चार्ट बच्चों की दृष्टि स्तर पर ही होनी चाहिए। इससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है। साथ ही बच्चों द्वारा की गई कलाकृतियों के कार्य एवं उनके द्वारा कोई अन्य कार्य हैं उन्हें भी कक्षा में लगाना चाहिए। इससे बच्चों को अच्छा लगता है एवं वह गर्व महसूस करते हैं। बाकी रीना जी, आप कुछ बताना चाहेंगी इस जी विषय हाँ में? पूनम मैम, कई बार कक्षा में जगह की कमी होने के कारण हम साड़ी के बड़े टुकड़ों पर चित्रों को लटका देते हैं। इसके साथ ही कंसेप्ट या साप्ताहिक थीम के अनुसार हम चित्रों को लटकाने के लिए कपड़े टांगने वाले हैंगरों का भी प्रयोग करते हैं। जैसा कि पूनम मैम ने बताया कि बच्चों की कोई भी चित्र है या कुछ भी सामग्री है वो दृष्टि स्तर पर उनके आई लेवल पर होना चाहिए, तो उसके लिए हम बच्चों की दैनिक दिनचर्या का चार्ट भी लगा सकते हैं। रीना, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। यह अपने आप में एक बुनियादी साक्षरता गतिविधि है और इसे रोजाना पढ़ने का एक हिस्सा होना चाहिए। थोड़े से प्रयास और रचनात्मकता के साथ बच्चों के लिए एक बहुत ही आकर्षक प्री स्कूल या आंगनवाड़ी बन जाएगी। तो एक्टिविटी डिब्बे बनाने के लिए खुली सामग्री, टोकरियाँ, डिब्बे आदि इकट्ठा करना शुरू करें। पूनम मैम, मैं यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कक्षा में मिश्रित बच्चों का समूह होता है और जगह की कमी होने के कारण मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं अपनी गतिविधियाँ कैसे कराऊँ। आप अपनी कक्षा के अंदर सामान को इस तरह से व्यवस्थित कर सकती हैं ताकि अन्य वस्तुओं के लिए भी जगह पर्याप्त हो जाए और साथ ही कुछ बच्चों को बाहर की गतिविधियां भी करा सकती हैं। इससे सभी बच्चों को पर्याप्त स्थान प्राप्त होगा। लेकिन मैम, कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि कक्षा में जो खेल सामग्री है या जो शिक्षण सामग्री है उसकी कमी का सामना भी करना पड़ता है। तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ऐसे समय में गतिविधियों का संचालन कैसे करूँ। तो इसके लिए आप परिवेश में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं जैसे कंकड़, पत्थर, फूल आदि, इन सभी चीज़ों का भी अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकती हैं। और मैं इसके लिए आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे बच्चे जो भी कपड़े पहन कर आते हैं उनसे आप रंग मिलान की क्रिया करा सकते हैं, नमूना मिलान की क्रिया करा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं आपको यहाँ एक उदाहरण और देना चाहूँगी जहाँ आप बच्चों को एक लाइन में खड़े होने के लिए कह सकती हैं और फिर बच्चों को लंबे और छोटे का कंसेप्ट भी सिखा सकती हैं। रीना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप ये बताएं कि कम लागत वाली जो सामग्री है उसका उपयोग आप कैसे करती हैं? उसके लिए मैम, जो हमारी कक्षा में बच्चे होते हैं, जैसे आपको पता है खाली माचिस की जो डिब्बियाँ होती हैं उनसे कार बनाते हैं। इसी तरह जो टेल्कम पाउडर के बॉक्स होते हैं उनसे वो रेलगाड़ी बनाते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि टेल्कम पाउडर के डब्बों को इस तरह से जोड़ें कि वो खींचने वाली कार का रूप ले ले, जिससे बच्चे बहुत मनोरंजन रूप से खेलते भी हैं। इसके साथ ही बोतलों के ढक्कनों के बीच में तार पिरोकर मैं उनसे संगीत वाद्य यंत्र भी बनाती हूँ। इसके साथ ही प्लास्टिक की बोतलें वगैरह से मैं कठपुतली भी बनाती हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो आप सब समझ गए होंगे कि प्री स्कूल या आंगनवाड़ी स्थान का रचनात्मक रूप से उपयोग कैसे किया जा सकता है और गतिविधि टोकरियाँ कैसे बना सकते हैं जिनका उपयोग गतिविधि क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है। इसलिए कम लागत वाली और बिना लागत वाली सामग्री एकत्र करना शुरू करें और बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करें।